Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Today we are going to discuss the test number 5 which is about the UHS topic number 3 and 4 जिसमें हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड्स की, अल्कोहल्स की और फिनोल्स की। जो लेक्चर हमने अटेंड किया था उससे रिलेटेड टेस्ट है। सो बढ़ते हैं टेस्ट की डिस्कशन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने टेस्ट है। हम टेस्ट की डिस्कशन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो सबसे पहले है दैट इज 51। क्वेश्चन नंबर 51 स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द हैलोअल्केन्स। जो नेगेटिव क्वेश्चन है उसमें हमने इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट इज द जनरल फार्मूला ऑफ हैलोअल्केन्स इज CnH2n+1H। बिल्कुल सही है। B option, their derivatives can be easily prepared. Yes, of course, इनके derivatives बन सकते हैं। They have high reactivity. Exactly, हम जानते हैं, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, बट चूंकि पोलर बॉन्ड पाया जाता है तो इनकी रिएक्टिविटी फास्ट है। तीनों ऑप्शंस ठीक है, लेकिन डेल्टा ऑप्शन देखते हैं। Their boiling points decrease with the increasing of molar masses. My dear students, this is wrong statement. हम जानते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाता है उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने उलट कही है, गलत है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहां पे वो कह रहे हैं कि डिक्रीज, सो आंसर इज रॉन्ग। डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट विच इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्शन टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म इज इंक्लूडेड इन द रिएक्शन सीक्वेंस बिलो। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दो इक्वेशंस दी गई हैं, उन दो इक्वेशंस को देखना है और उन दो इक्वेशंस में हमने सीक्वेंशियल चेंज को देखना है। हम पहले देखेंगे कि पहले में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है और फिर दूसरे रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है और फिर इनका सीक्वेंस हम अपनी ऑप्शंस में चूज करेंगे। सो देखते हैं। ओके, ऑप्शन ए वो बता रहा है, इन दोनों रिएक्शंस को मैं देख चुका हूं, आपके सामने है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं जी, ये नहीं है। मैं अगर देखता हूं तो पहला जो रिएक्शन मेरे सामने है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड में एडिशन हो रही है। हम जानते हैं कि अल्कीन्स और अल्काइंस में जितनी भी एडिशंस होती हैं दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। और जो दूसरा रिएक्शन मेरे सामने है जिसमें हमारे पास बेस रिएक्शन कर रही है, एक्वस बेस, एंड दैट नेगेटिव यूनिट क्लोरीन या जो भी हाइड्रोजन एटम है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द OH ग्रुप। सो इट्स वेरी सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन। मेरे पास बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। सीक्वेंस में देखा जाए तो पहले रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई है और दूसरे रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। तो ये मेरा आंसर है। इस सवाल से आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो इक्वेशंस हैं उनको किस कदर गौर से देखना होता है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज MD CAT, यू मस्ट बी वेरी स्मार्ट व्हाइल आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर और इसकी एक्सप्लेनेशन आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, पेपर में मैंने लिख भी दी है। इट्स वेरी इजी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। Which enzyme is not involved in the fermentation of the starch? हमने अल्कोहल्स में जो फर्मेंटेशन करके इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए प्रिपरेशन पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि यीस्ट के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे पास स्टार्च और मोलेसिस दोनों का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसको प्रोसीड करते हैं। अब क्वेश्चन है स्टार्च में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता? तो डायास्टेज, जाइमेज एंड इन्वर्टेज। वेल, अगर इस सवाल को मैं इन चारों MCQs में सुटेबल मोस्ट सजेशन के तौर पर देखूं तो डायास्टेज की डिबेट से हट के मेरे पास जो यूरिएज है, यूरिएज किसी भी सूरत में फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ठीक है, यूरिएज इज माय आंसर एंड दैट ऑप्शन इज द चार्ली ऑप्शन। इट्स वेरी सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, which of the following statement is not matched correctly with respect the reaction of the methanol with the given reagents? हम देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस दी गई हैं। हमारे ज़हन में तमाम रिएक्शंस आ जाने चाहिए। अब ऑप्शंस को देखते हैं। उसने कहा कि जो मैच नहीं करती, अल्फा ऑप्शन बिल्कुल जी, हमारे पास ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मेटल्स के साथ रिएक्शन बिल्कुल ठीक लगा है। बीटा ऑप्शन में PCl5 के साथ रिएक्शन है और बाय प्रोडक्ट्स में जो हमारे पास PCl3 बनाया गया, ये गलत है। आपको अब रिएक्शन की पूरी इक्वेशन पता होनी चाहिए, ना सिर्फ अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट बल्कि उसके साथ बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स का भी पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन जो चूज करना है एज एन आंसर, क्योंकि उसने कहा था कि मिसमैच चीज को देखना है।
बीटा ऑप्शन में अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है और बाय प्रोडक्ट में मेरे पास फास्फो ऑक्सीक्लोराइड POCl3 बनता है और साथ में HCl बनता है। इसमें उसने गलत ऑप्शन एज अ बाय प्रोडक्ट PCl3 बनाई है और ये मिसमैच कर रही है। बाकी तीनों ऑप्शंस ठीक है, बीटा ऑप्शन जो है वो मिसमैच है और यही मेरा आंसर है, आपके सामने है, यू कैन सी दैट। वेल डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इट स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। CH3I विल रिएक्ट फास्टर देन, हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर को जहन में रखना है। ये मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, इस सवाल की जो बेस है। हम जानते हैं कि अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव, देन अल्काइल ब्रोमाइड्स आर, देन अल्काइल क्लोराइड एंड द अल्काइल फ्लोराइड आर द लीस्ट रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अल्काइल आयोडाइड्स की होती है और सबसे कम रिएक्टिविटी अल्काइल फ्लोराइड्स की होती है। और यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का फिनोमेनन डोमिनेट कर रहा है। हमारे पास अल्काइल आयोडाइड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है, दैट इज 228 किलोजूल्स पर मोल। हम इसको आसानी से तोड़ लेते हैं, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब ये सारा रिवाइज करने के बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन सारी स्टेटमेंट्स को मैं देख चुका हूं। अब उसका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहा है कि मिथाइल फ्लोराइड विल रिएक्ट फास्टर, तो भाई मिथाइल फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिविटी करता है। यह गलत कह रहा है कि मिथाइल फ्लोराइड किसी भी आयोडाइड या ब्रोमाइड या क्लोराइड से ज्यादा रिएक्टिव, ऐसा नहीं होता। तो बीटा ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है बीटा आंसर, नंबर 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल वर्ल्ड ओवर, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन। हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं हम इसको बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। आगे वो डिफाइन कर रहा है, कहता है फर्मेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस which occurs in the presence of the certain enzymes, of course, which are being secreted by the microorganisms such as yeast. Okay, हम जानते हैं सारी स्टेटमेंट। Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement, नेगेटिव क्वेश्चन, ध्यान से आंसर करना है। Essential caution for the fermentation, optimum temperature ठीक 25 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मैंने कहा था जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर टेम्परेचर स्पेसिफिक, अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अल्फा ऑप्शन तो ठीक है। बीटा ऑप्शन कह रहे हैं दी प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेटिव्स? ये मेरा आंसर है। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब है कि चीज खराब ना हो, प्रिजर्व कर लीजिए। वो कैसे खराब ना होगी? क्योंकि उसकी सारी लाइफ एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा। मतलब ये कैसा मटेरियल ऐड करेंगे जो एंजाइम्स को किल कर देगा, हमारे पास फर्मेंटेशन रुक जाएगी। सो बीटा इज माय आंसर। ये फर्मेंटेशन को रोक देगा, ये फर्मेंटेशन को नहीं होने देगा अगर प्रिजर्वेटिव ऐड हो गया। सो इट्स वेरी सिंपल आंसर। कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर वाज बीटा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एल्कोहल इज करेक्ट? नाउ आई हैव टू सी द करेक्ट ऑप्शन। इट कैन एक्ट एज एन एसिड ओनली। हाँ, बात मान लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जब टूटता है, हम जानते हैं अल्कोहल्स के रिएक्शंस में ऐसा होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। ऑफ कोर्स, जैसे स्टाइरिफिकेशन में भी हमने पढ़ा था, जैसे हमने सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन पढ़ा था। इट कैन एक्ट एज अ बेस ओनली। वेल, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी टूटता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटता है। तो माय आंसर इज चार्ली, और ये मेरे पास 57 का आंसर चार्ली है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक अपॉन। सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी होती हैं आंसर देने से पहले, ताकि आप प्रॉपर आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 58। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड्स यूजिंग either acidified potassium dichromate or acidified potassium permanganate. Okay, the strong oxidizing agents, उनकी बात की है, हम दोनों को यूज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। Both these oxidizing agents change color as they are reduced. Okay, when I'm saying that I'm going to react a compound with an oxidizing agent, then oxidizing agent is going to oxidize that compound. जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां से भी क्लियर होती है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ ईच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिफोर एंड आफ्टर? इट्स वेरी सिंपल, मैं अभी बेस अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे पास उसने कहा अल्फा ऑप्शन के ग्रीन कलर होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट का, बाद में ऑरेंज हो जाता है। गलत कह रहा है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, और वो जब रिड्यूस होता है देन इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्रीन कलर।
तो इसके आगे चलते हैं। तो पर्पल इन कलरलेस, ये बात ठीक है, लेकिन अल्फा ऑप्शन गलत है। बीटा ऑप्शन ऑरेंज टू ग्रीन, लेकिन वो कलरलेस पोटेशियम पर मैग्नेट में गलती कर गया है, तो अल्फा बीटा दोनों ऑप्शन गलत होगी। हमने वो स्टेटमेंट चूज करनी है जिसमें सारी ऑप्शंस करेक्ट हों। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज है। जब वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड बना देता है, और खुद रिड्यूस होके वो ग्रीन कलर के क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमारे पास जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का, ऑफ कोर्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, अपने आप को रिड्यूस करता है, तो कलरलेस हो जाता है। सो चार्ली ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट आंसर, और यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59। Consider the following statement for the classification of alcohols. Okay. Primary alcohol has OH group at the end of the carbon chain. ठीक कह रहे हैं। A secondary alcohol has the hydroxyl group in the body of the carbon atom. Okay, that carbon which is in the center, और वो दो carbon atom से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, secondary alcohol है। A tertiary alcohol has the hydroxyl group at the branch in the carbon chain. ठीक कह रहे हैं। A neo alcohol has the hydroxyl group at the second last carbon of the chain. Well, dear students, ये गलत स्टेटमेंट है, और उसने पूछा भी ये है कि which of the above statement is incorrect। तो इसमें मेरे पास जो ऑप्शन है that is चार्ली ऑप्शन। Only number 4 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और ये मैं अभी आपको जस्टिफाई करता हूं कि मैं आपके सामने जो उसने नियो अल्कोहल का स्ट्रक्चर दिया है उसके बारे में जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट वॉच दिस। दिस इज नियोपेंटाइल एल्कोहल, और इसमें आप अगर देख रहे हैं तो ये अल्फा कार्बन है वो CH2 ग्रुप का है, ये लास्ट कार्बन है इस यूनिट का, सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो जो स्टेटमेंट बोली गई है वो आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बना के प्रेजेंट की है ताकि उसको जस्टिफाई किया जा सके। उसमें वो कह रहा था कि हमारे पास A neo alcohol has the hydroxyl group at the second last carbon। आप देख सकते हैं सेकेंड लास्ट नहीं लास्ट कार्बन पे है। सेकेंड लास्ट कार्बन के पास तो ऑप्शन ही नहीं है कोई बॉन्ड बनाने की, वो तो क्वाटर्नरी कार्बन है, उसके पास तो बॉन्ड सारे फेल्ड हैं। सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। माय आंसर इज द चार्ली। आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं एंड ऑन द बोर्ड माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो पेपर चल रहा है उसमें आप लोगों के सामने सारे स्ट्रक्चर भी बना के एक्सप्लेन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। Which one of the following statement is incorrect for SN1 and SN2? याद कीजिएगा जो मैंने लेक्चर में SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के पॉइंट्स लिखवाए थे, जिसमें मैंने कहा था कि ये तमाम डाटा कंपेयर करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया गया है ताकि आप तमाम रिलेटेड एमसीक्यूज को आंसर कर सकें। उन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं और हम आंसर करेंगे। विच कहता है कि स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर SN1 एंड SN2। ऑप्शन ए कह रहा है कि अ 2 स्टेप मैकेनिज्म SN1 बिल्कुल ठीक है, वो 1 स्टेप है, ऑप्शन अल्फा ठीक है। बीटा ऑप्शन यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, SN2 बायोमोलेकुलर, करेक्ट ऑप्शन। चार्ली रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration of the substrate molecule यानी अल्काइल हैलाइड ओनली SN1 में बिल्कुल, और SN2 में वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो चार्ली ऑप्शन भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन कहता है कि रिएक्शन अकर्स विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि SN1 यूनिमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो मैकेनिज्म है जिसमें 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में टर्शरी कार्बोकेटाइन बन चुका होता है। जब कार्बोकेटाइन बन चुका होता है तो फिर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ SN2 में मैटर करती है व्हेन इट हैज टू डेवलप अ कंपटीशन बिटवीन द लिविंग ग्रुप एंड द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन जहां पे ऑलरेडी कार्बोकेटाइन मौजूद है। सो मैं ये डेल्टा ऑप्शन को इनकरेक्ट करूंगा जिसमें वो कह रहा है कि रिएक्शन अगर विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जरूरी नहीं है टर्शरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करें, ऑर्डिनरी न्यूक्लियोफाइल होगा, वो ऑलरेडी कार्बोकेटाइन के ऊपर फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता है। 50% इन्वर्जन होती है, 50% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन होती है, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है। वैसे भी जब हमने इसके किनेटिक्स को पढ़ा था तो मैंने कहा था SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स, इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। मैंने सारा रिवाइज किया है। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेल्टा आंसर है हमारा, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन थी। क्वेश्चन नंबर 61 है when one bromopropane is treated in the succession with the 2 reagents, okay, succession mean आगे पीछे ऊपर तले, X and Y, okay,
in it produces propanoic acid. What are the reagents X and Y? उसने हमें ऑप्शंस दे दी हैं. अगर मेरे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन है और मैं उससे प्रोपेनोइक एसिड बनाना चाहता हूं, मेरे पास अल्फा आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स. एक्वस के NaOH या KOH एक्वस बेस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. पहले अल्कोहल बन जाएगी और फिर जब मैं उसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो मेरे पास एसिड बन जाएगा. मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज दिस इज एन अल्काइल हैलाइड. ये मेरे पास एक्वस NaOH, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लेक्चर में भी बताया था कि एक्वस NaOH की मौजूदगी में ही रिप्लेस होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी. मेरे पास पहले स्टेप में X ये आ जाता है तो ये अल्कोहल बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. Okay, I'm not writing the byproduct. For example, if you want to write, you can write it. Then इसको जब मैं किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा कि उन्होंने कहा K2Cl2O7, इसके साथ एसिडिफाइड रिएक्शन करवाता हूं तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन होगी. पहले प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होगी एल्डिहाइड में एंड देन फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड. सो मैं अपनी फाइनल प्रोडक्ट लिखता हूं आपके सामने. जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का एसिड बन जाएगा एंड दैट इज माय आंसर, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड. कोई भी अल्काइल चेन लगा सकते हैं. मैंने मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है. सो आंसर टू दैट क्वेश्चन व्हिच वाज बीइंग आस्क्ड, इसमें टेबल में जो अल्फा ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन और आपके सामने इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन भी कर दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 62. Which of the following tests help us to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols? We are very much familiar. The popular reaction, Lucas test. Zinc plus ACl या zinc chloride plus ACl Lucas reagent है हमारे पास. अगर किसी भी अल्कोहल के साथ इमीडिएटली अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बन जाए तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है. अगर 5 से 10 मिनट बाद बने तो वो सेकेंडरी है और अगर ऑन हीटिंग बने that is primary alcohol. So by using the Lucas reagent we can distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. Alpha option is my answer, Lucas test. Very simple. Question number 63 की बात करते हैं. When ethanol is treated with the excess concentrated H2SO4 at 180 degrees Celsius, the product obtained is. My dear students, मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था जिसको एक्सप्लेन करता हूं व्हाइट बोर्ड पे मेरे साथ चलें. नेक्स्ट बोर्ड पे जी. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल रिएक्शन करे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एट 180 डिग्री सेल्सियस तो डिहाइड्रेशन ही होगी. लेकिन ये ड्रास्टिक कंडीशंस हैं. एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बीटा एलिमिनेशन होगी. मेरे पास इथीन बनेगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल. एंड व्हाट इफ अगर मैं सेम रिएक्टेंट है इसका रिएक्शन करवाऊं, कंडीशंस थोड़ी सी नरम करके 140 डिग्री सेल्सियस पे उसी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो फिर मेरे पास, मैंने आपको लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी द ईथर. तो मेरे पास डाईइथाइल ईथर बनेगा. ऑफ कोर्स डिहाइड्रेशन हो रही है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो डिहाइड्रेशन तो होगी लेकिन ईथर बनेगा. यहां पे उसने इस क्वेश्चन में मुझे कहा 180 डिग्री सेल्सियस पे क्या रिएक्शन होगा. सो 180 डिग्री सेल्सियस पे जो रिएक्शन है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. अल्फा ऑप्शन इथीन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. आपके सामने ड्रॉ भी कर दी और पेपर में आप देख भी सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन. क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं. Which term describes the action of the aqueous NaOH? अल्कोहलिक नहीं, aqueous. इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेक्चर में इसके ऊपर काफी बात हुई, आपसे थोड़ी देर पहले भी बात की. ब्रोमो अल्केन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे पास एक्वस बेस की जो प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करती है. दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म.
और अगर मैं अल्कोहलिक KOH यूज करता या NaOH यूज करता तो एक स्ट्रॉन्ग बेस ऑपरेटिव होती और फिर बीटा एलिमिनेशन होता। लेकिन यहां पे चूंकि एक्वस है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। Which of the following is correct order of the stability of the carbon anions? मैंने लेक्चर में बताया था कार्बन केटाइंस की स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी और कार्बन एनाइंस की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बट डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव आयंस की स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी को देखा जाए तो प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। क्लियर है? और प्राइमरी में भी वो सबसे ज्यादा स्टेबल है जिसकी चेन छोटी होगी। सो मेरे पास अल्फा ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट आंसर। उसने दो प्राइमरी एनाइंस दिए हैं और उसमें से जो स्मॉलेस्ट कार्बन चेन है दैट इज द स्टेबल मोस्ट, अल्फा ऑप्शन। और फिर आगे सेकेंडरी और टर्शरी का सिनेरियो है। मेरे लेक्चर में जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं एंट्रेंस टेस्ट के MCQs के हवाले से, और यहां पे मैं बार बार आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अल्फा question number next, that is 66. In the presence of strong base and polar solvent, secondary alkyl halides undergo through dash reactions. The beautiful question. अब आप वही कंपैरिजन इमेजिन करें जो मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में। मैं रिवाइज करता हूं। मैंने कहा था कि हमारे पास जो यूनिमोलेकुलर रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन SN1 हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, स्टूडेंट्स वो जो रिएक्शंस होते हैं वो पोलर मीडिया की प्रेजेंस में होते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन का ताल्लुक है। हमने फिर ये भी जाना था कि हमारे पास जो टर्शरी यूनिट्स हैं अल्काइल हैलाइड्स के वो E1 और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जो प्राइमरी है वो E2 और SN2 फॉलो करते हैं। यहां भी क्वेश्चन आया है सेकेंडरी का। हमने कहा था कि सेकेंडरी जिनके साथ बल्की ग्रुप अटैच हैं दे पास थ्रू द SN1 और E1, और जिनके साथ स्मॉल ग्रुप अटैच है दे पास थ्रू द SN2 एंड E2। आई एम रिवाइजिंग ऑल द डाटा। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। उसने क्वेश्चन किया कि हमारे पास इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है? एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन आ गया। और कौन सी एलिमिनेशन? चूंकि सर आपने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि पोलर सॉल्वेंट्स हैं तो एलिमिनेशन यूनिमोलेकुलर होगी सेकेंडरी की। तो माय ऑप्शन विल बी E1 बीटा ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 67। Which one of the following type of the reaction is shown by alcohols? देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ओ ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वी आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस कि हमारे पास ये जो रिएक्शन अल्कोहल करते हैं वो दोनों तरह के करते हैं। चार्ली ऑप्शन, इट्स वेरी सिंपल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। टेफ्लॉन, जो हमने अल्काइल हैलाइड की जो यूजेज पढ़ी थी उसने फार्मूला भी लिख दिया हमारे पास। पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन इज अ वैल्यूएबल प्लास्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ टेफ्लॉन। देखते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग करोजन प्रूफ। ठीक है, मशीनरी के पार्ट्स जो कि जंग आलूद ना हो उसको प्लास्टिक से बनाते हैं, क्योंकि ये मजबूत, स्टेबल, बड़ी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी की प्लास्टिक है तो इसलिए यूज होती है। सही कह रहा है। इट इज यूज फॉर द कोटिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग, एग्जैक्टली इसका यूज है। इट कैन नेवर बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट कौन से यूज होते हैं? फ्रीऑन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो चार्ली ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दिस इज नॉट द यूज ऑफ द टेफ्लॉन। 68 का आंसर चार्ली है, बाकी स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। When ethanol is warmed with the ethanoic acid, अल्कोहल एसिड से रिएक्शन कर रही है। ओके, एस्टर बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड। इथाइल एथेनोएट, एस्टर इज फॉर्म। ठीक है। H2SO4 act as a catalyst in this reaction। उसने रिएक्शन बता दी है। क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और जब आपको मैंने स्टेरिफिकेशन पढ़ाई थी तो मैंने इस वर्ड पे फोकस किया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बट डियर स्टूडेंट्स, स्टेरिफिकेशन वो रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये वो रिएक्शन है कि जिसमें एसिड का OH ग्रुप निकलता है, एसिड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, एसिड से OH नेगेटिव इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसने कहा कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन
एथेनॉल इज ब्रोकन। ऑफ कोर्स जब एसिड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, एसिड ओएच डिलीवर कर रहा है, तो जो कंपैटिबल पार्टनर एल्कोहल है उसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर। और जो मैंने अभी लाइंस बोली है ये सारे अलहदा एमसीक्यूज हैं जिनको आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, consider the following structure formula. Okay, the nomenclature again, we must be very much vigilant about the nomenclature, जिसके बारे में हमने काफी पढ़ा था। Numbering will start from the halogen atom, तो इसका नाम जो बनेगा, इसका solution वैसे मैंने आपके सामने दे दिया है। Its name will be 2-chloro-4-methyl hexane. Exactly. Option Charlie is my answer. It's very simple, nomenclature से associated, आप लोग इसे कर लेंगे। Charlie option। और इसका सोल्यूशन भी आप लोगों के सामने है। नंबरिंग का ध्यान रखना है कि आपने कहां से करनी है, जहां से हाइड्रोजन एटम करीब पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, किस पे डिपेंड नहीं करता? ओके, ऑप्शन ए ही मेरा आंसर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी टेस्ट में क्वेश्चन में बात की थी कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डज नॉट मैटर, क्योंकि हम पहले स्टेप में जो कि स्लो स्टेप था, जो कि असल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, उसमें हम ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकेटाइन बना चुके हैं। अब हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल भी आएगा तो वो अटैक कर सकता है। सो स्ट्रेंथ इज नॉट द रिलेटेड थिंग। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर अल्फा है। बाकी तमाम ऑप्शंस रिक्वायर्ड है, अल्फा की जरूरत नहीं है। दैट इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय फिनोल? देखते हैं। रिएक्शन विद NaOH होता है, रिएक्शन विद FeCl3 बिल्कुल करती है फिनोल, उसके साथ रिएक्शन हमने पढ़ा है। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स नहीं होगा। फिनोल इज एसिडिक इन नेचर एंड हाउ the material which is acidic in nature will react with an acid। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी ऐसी है, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की वजह से हैलोजन एसिड्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर 72 का चार्ली है। बाकी तमाम रिएक्शंस फिनोल शो करता है बट चार्ली ऑप्शन शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 73, एलिमिनेशन बायोमोलेकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व E2 की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स नहीं, उसकी सेकेंड ऑर्डर किनेटिक्स होती है और यही मेरा आंसर है। द आंसर इज बीटा, एलिमिनेशन बाय मोलेकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। वंस अगेन यू आर गेटिंग द वैल्यू फॉर ऑल दोज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई हैव एलैबोरेटेड इन माय लेक्चर फॉर यू पीपल। अब आपको पता लग रहा है कि इन चीजों को अलहदा और गौर से क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जाती हैं, दे आर वर्थ इंपॉर्टेंट। तो बीटा आंसर है, इट्स वेरी सिंपल। और आप मैकेनिज्म भी देख सकते हैं जो नीचे ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दिया गया। इट्स अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ द E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, अल्काइल हैलाइड्स हैलोजन अल्केन कहते हैं। शो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। मैं बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ूंगा, शायद कोई और ऑप्शन भी हो। अल्फा तो ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, न्यूक्लियोफिलिक होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होते। तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि क्या रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इट्स माय आंसर अल्फा। 75, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, अल्कोहल का PCl5 के साथ रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स बताएं। सेम क्वेश्चन आपसे थोड़ी देर पहले रिपीट हो चुका है। मेरे पास जो अल्कोहल होगी उसके साथ एक क्लोरीन लग जाएगा तो OH रिप्लेस होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। मेरे पास इथाइल क्लोराइड बनेगा, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड POCl3 बनेगा और साथ में HCl बनेगा। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है आप लोगों के लिए, मतलब डिफरेंट अंदाज में पूछा गया है आपकी रिहर्सल के लिए। यहां से आपको इस बात का अंदाजा होगा कि रिएक्शंस को याद रखना है अलॉन्ग विद ऑल ऑफ देयर बाय प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 75 का अल्फा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड शो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, व्हिच इज इनकरेक्ट, नेगेटिव क्वेश्चन है। E1 के हवाले से इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म, बिल्कुल जी टू स्टेप करेक्ट है। इट इज यूनिमोलेकुलर, बिल्कुल ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में चार्ली ऑप्शन है। पहली तो बात यह है कि इसको SN1 के साथ मैच नहीं करना, ये E1 है, एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन में तो न्यूक्लियोफाइल का ताल्लुक ही नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होते हैं, तो यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल का वर्ड आ गया टोटली इररिलेवेंट आ गया और ये मेरा आंसर बन गया। दिस इज नॉट रिलेटेड, चार्ली ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है चार्ली। इट हैज नथिंग टू डू विद द न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशंस में।
क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एन इनर्ट सॉल्वेंट। ओके, आप बताएं जी स्ट्रक्चर में ये हमने जो कंपाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंस पढ़े थे, जो जितने भी हमारे अल्काइल हैलाइड्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, डायपोल मोमेंट 0 है, ये नॉन पोलर है। यही वो पूछ रहा है कि बताएं कौन सा नॉन पोलर है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अल्फा। वेरी सिंपल आंसर, याद रख लीजिएगा। बाकी सारे नॉन पोलर नहीं है, बाकी सबकी डायपोल मोमेंट है, दे आर पोलर। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है एथेनॉल की। द कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू, हम अभी पढ़ के आए हैं कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज रेड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को, एल्डिहाइड बनाता है या एसिड बनाता है, तो वो अपने आप को रिड्यूस करता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो क्रोमियम 6 है, दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू क्रोमियम 3 विच इज ऑफ ग्रीन कलर। तो इसमें बीटा ऑप्शन मेरे सामने आंसर है, बिकॉज रिडक्शन ऑफ द डाइक्रोमेट आयन टू द Cr+3। डाइक्रोमेट को इस तरह खूबसूरत अंदाज में आप समझ लें, क्रोमियम +6 इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द क्रोमियम +3। +6 से +3 हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, which is an intermediate compound formed in SN1 mechanism reaction। SN1 इंटरमीडिएट, फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप, रेडिटर्मिनिक स्टेप, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, उसी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कार्बोकेटाइन, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गेट द कार्बोकेटाइंस, और SN1 में टर्शरी कार्बोकेटाइंस बनते हैं, SN2 में आयंस नहीं बनते। वहां पे बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग एक ही साथ होती है। अगर आप मेरा लेक्चर रिवाइज करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, तो यहां पे आपको पता लग जाता है कि SN1 और SN2 के कितने कितने अहम पॉइंट्स को किस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहां पे उसने पूछा कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो पहले स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी वाला, ठीक है। और अगर हमारे पास बल्की ग्रुप्स वाली सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होंगे, तो फिर हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में बनेगा कार्बोकेटाइन। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, 79 के डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 80, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक मोलेकुलर फार्मूला होता है, एक सेमी स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है और एक स्केलेटल फार्मूला होता है। तो स्केलेटल फार्मूला में हम नोशन शो करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके सामने पेपर में मौजूद है। अब इसका नाम बताएं। वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बड़े ध्यान से, बड़े एहतियात से, मैं तमाम को डायरेक्ट कनेक्शन में जब कनेक्ट करता हूं, सोल्यूशन भी मैंने आपके सामने दे दी है, तो मेरे पास ये 5 कार्बन की चेन बनती है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है एंड 3 और 4 पोजीशन पे मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। सो इसको नाम करते हैं, बेटा इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन। ऑप्शन अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल। सो नोमेनक्लेचर कितना इंपॉर्टेंट है और इजी आप जानते हैं। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, मैंने पेपर पे आपके लिए प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल? द पॉपुलर रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट मैंने लेक्चर में बताया था, क्लोरोफॉर्म भी बनता है, ब्रोमोफॉर्म भी बनता है, आइडोफॉर्म भी बनता है। हम आइडोफॉर्म को एज अ टेस्ट क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि आइडोफॉर्म के ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट विजिबल होते हैं, हम फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रिएक्शन हो गया है। जो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म है, दे आर लिक्विड स्टेट मटेरियल्स, और वो लाइट और डार्क है, उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है, रिएक्शन होता है। एक बात तो आइडोफॉर्म टेस्ट हम करते हैं, हम जानते हैं कि मैथेनॉल में, प्राइमरी अल्कोहल में, मैथेनॉल, एथेनॉल या कोई भी बात करें, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल है जो कि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बना सकती है पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन करके, यानी एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। और हर वो कंपाउंड जो कि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बनाता है, दैट शो द आइडोफॉर्म और हेलोफॉर्म टेस्ट। तो इसमें मेरे पास मैंने सारी केमिस्ट्री रिवाइज की है ताकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप आंसर कर सकें। बहरहाल ये तो सिंपल उसने नाम पूछा था, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82 की। आपके सामने पेपर में मौजूद है क्वेश्चन नंबर 82, अल्काइल हैलाइड्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव compounds towards nucleophiles because they have an electrophilic carbon। हाँ ठीक है, लेकिन बात पूरी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, लेकिन इसके साथ एक लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए ना। अच्छा, अगर पहला वाला बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो कैसे दूसरा आके अटैच होगा? तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप आल्सो, एंड अ गुड लिविंग ग्रुप आल्सो। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, they have an electrophilic carbon and a good leaving group।
तो ये आपके पास 82 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी केमिस्ट्री को मैंने एक्सप्लेन किया था अपने लेक्चर में, वो टेबल भी अभी देख सकते हैं सोल्यूशन में, मैंने दोबारा आप लोगों की हेल्प के लिए लिख दी है। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी है गुड लिविंग ग्रुप की, जैसा कि आप देख रहे हैं, दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। पहली बात तो हमने ये देखना है कि जो लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा, जो कि हमारे पास ज्यादा बड़े साइज का होगा, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो उसने हमसे पूछा है कि इट्स अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो इसमें इन तमाम प्रॉपर्टीज में डेल्टा ऑप्शन मेरे पास आती है, दैट इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, फिनॉल रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड दिस इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। वेल डियर स्टूडेंट, यहां पे एक बात याद रखिएगा, फिनॉल इज नॉट एसिड, इट इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। ओके, as it is not an acid, so it will react only with strong bases, strong alkalis। ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेगा, ये एमसीक्यू शेयर किया। और अगर करेगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फिनॉल रिएक्शन, तो डेफिनेटली इट विल बी अ एसिड बेस काइंड ऑफ रिएक्शन, क्योंकि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो मेरे पास जो आंसर है दैट इज बीटा ऑप्शन। नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। Which one of the following is the least reactive alcohols when bond is to be broken between carbon and oxygen? But dear students, कार्बन और ऑक्सीजन का जब बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकेटाइंस बनते हैं। मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि कार्बोकेटाइंस में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो टर्शियरी होता है, और जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वो प्राइमरी होता है। अब हम इसके सवाल का जवाब देते हैं। उसने हमसे ये पूछा है कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, तो मैं प्राइमरी अल्कोहल को चूज करूंगा। और मैंने कहा था कि प्राइमरी अल्कोहल्स में भी वो प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होगा जिसमें मिनिमम स्मॉलेस्ट कार्बन चेन होगी। सो मेरे पास अल्फा ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट आंसर, क्योंकि सबसे छोटी अल्काइल चेन मिथाइल अल्कोहल ही है जो कि आपके पास मौजूद है, और ये लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। दैट वाज द डिस्कशन अबाउट द टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की रिवीजन हुई होगी लेक्चर में और टेस्ट में, आपने अपने आप को इंप्रूव किया होगा। आप और मेहनत करेंगे एंड योर टेस्ट विल बी द बेस्ट इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में और टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।